कहानी है भरोसा भाग दो। एक दिन नमिया ने आदिल, साजिद, हवीना और आतिफ चारों को बैठा कर बहुत समझाया। बिजनेस की ऊंच नीच बताई, आमदनी के गिरते ग्राफ के बारे में उनसे बात की। उन चारों ने सारा दोष नमिया के सिर जड़ दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया, आपका काम करने का तरीका गलत है। अभी तक आप पुरानी टेक्नोलॉजी से काम कर रही हैं। एक बार नए जमाने के तकाजे के मुताबिक सब कुछ बदल दीजिए, फिर देखिए आमदनी में कैसी बढ़त होती है। 2-3 दिन तक इस मामले को लेकर उनके बीच खूब बहस होती रही। पुराने मैनेजर भी शामिल हुए। वे नमिया का साथ दे रहे थे। चौथे दिन बड़े बेटे ने फैसला सुना दिया, अम्मी अब आप बिजनेस संभालने के काबिल नहीं रहीं। अब आपकी उम्र हो गई है, लगता है आपका दिमाग भी काम नहीं कर रहा। ऐसे में आप आराम कीजिए, बिजनेस हम संभाल लेंगे। इतना सुनते ही नमिया गुस्से से फट पड़ी। तुम में से कोई भी इस काबिल नहीं है कि इस बिजनेस के एक हिस्से को भी संभाल सके। मैंने सब कुछ तुम्हारे बाप के साथ रह कर सीखा था, तब कहीं जाकर मैं परफेक्ट हुई। जब तुम लोग भी इस लायक हो जाओगे तो मैं सब कुछ तुम्हें खुद ही सौंप दूंगी। बच्चे इस बात पर राजी नहीं थे। माहौल में तनातनी फैल गई। फिर योजना बनाकर बच्चों ने नमिया को पागलखाने भेजने की योजना बनाई। इस संबंध में उन्होंने डॉक्टर कबीर से बात की। वह मोटा पैसा लेकर किसी को भी पागल बना देता था। नमिया के बच्चों ने नशीला जूस पिलाकर उसे डॉक्टर कबीर के क्लिनिक पहुंचा दिया। सारी कहानी सुनकर समीर ने कहा, यह सब एक साजिश है। तुम्हारे बच्चों ने बिजनेस हड़पने के लिए तुम्हें पागलखाने में दाखिल करा दिया, और डॉक्टर ने तुम्हें ऐसी दवाएं दी कि तुम पागलों जैसी हरकतें करने लगी। मैं डॉक्टर कबीर को अच्छी तरह समझ गया हूँ। तुम घबराओ मत, मैं जरूर कुछ करूँगा। मेरी कहानी भी कुछ तुम्हारे जैसी ही है, बाद में कभी सुनाऊंगा। उस क्लिनिक में साना नाम की 24-25 साल की एक खूबसूरत लड़की भी कैद थी। समीर ने उसके बारे में बताया कि यह एक बहुत बड़े जमींदार की बेटी है। एक दुर्घटना में इसके माँ बाप का इंतकाल हो गया। माँ बाप ने साना की शादी तय कर दी थी, इससे पहले कि वह उसकी शादी करते। दोनों चल बसे। उनकी मौत के बाद चाचा ने उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए साना को यहाँ भर्ती करा दिया। वह जवान और मजबूत इच्छाशक्ति वाली थी। दवाएं देने के बाद भी जब उस पर पागलपन नहीं दिखा, तो डॉक्टर कबीर ने रसूल से कहा कि साना को दवाएं देने के साथ बिजली के शाक भी दे। ये सारे काम रसूल करता था। 2-4 बार शाक देने के बाद रसूल के दिल में साना की बेबसी और मासूमियत देखकर मोहब्बत जाग उठी। उसने उसे शाक देने बंद कर दिए। रसूल ने साना को बताया कि उसका सगा चाचा ही उसे नशे की हालत में यहाँ छोड़ गया था, और उसे पूरी तरह पागल बनाने के उसने पूरे 20 लाख दिए थे। सारी बातें सुनकर साना रो पड़ी। तन्हाई की मोहब्बत और हमदर्दी ने रंग दिखाया और वह रसूल से प्यार करने लगी। रसूल के लिए यह मोहब्बत किसी अनमोल खजाने की तरह थी। उसे जिंदगी में कभी किसी का प्यार नहीं मिला था। उसकी आंखों में एक अच्छी जिंदगी के ख्वाब सजने लगे, पर उसके लिए इस जिंदगी को छोड़ना नामुमकिन था। वह डॉक्टर कबीर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। अगर जाता भी तो उसे ढूंढकर मार दिया जाता, क्योंकि कबीर के गुनाह के खेल के सारे राज वह जानता था। उसकी जबान खुलते ही कबीर बर्बाद हो जाता। उसने सोचा कि उसे तो मरना ही है, क्यों न साना की जिंदगी बचा ली जाए। उसने कहा, सुनो साना, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, तुम अपने चाचा के पास चली जाओ। साना लर्ज गई। उसने तड़प कर रसूल का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अब आपके साथ ही जीऊंगी और मरूंगी। रसूल को तो जैसे नई जिंदगी मिल गई। उसने कहा, मैं तुम्हें एक राज की बात बता रहा हूँ। डॉक्टर कबीर ने इस क्लिनिक को तबाह करने का हुक्म दिया है। यहाँ कोई नहीं बचेगा। रसूल, तुम इतने पत्थरदिल नहीं हो सकते। तुम इस जुर्म का हिस्सा नहीं बनोगे। यह 17 लोगों की जिंदगी का सवाल है। तुम्हें मेरी कसम है, तुम ऐसा हरगिज नहीं करना। वह बोली, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यह काम न करूं, पर उससे पहले मैं तुम्हें एक महफूज जगह पहुंचा देना चाहता हूं। वहां पहुंचाकर मैं तुमसे मिलता रहूंगा, फोन पर बात भी करता रहूंगा। रसूल ने कहा। दूसरे दिन ही मौका देखकर उसने बहुत खामोशी से साना को लॉन्ड्री के कपड़े ले जाने वाली गाड़ी में कपड़ों के नीचे छिपाकर क्लिनिक से निकाल दिया।
साथ ही एक फ्लैट का पता बताकर उसे उसकी चाबी दे दी। साना सबकी नज़रों से बचकर उस फ्लैट तक पहुंच गई। यह फ्लैट रसूल का ही था, पर इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। वहां खाने पीने का सब सामान था। रसूल की दी हुई दवाओं से अब साना की तबीयत भी ठीक हो रही थी। रसूल ने उसे बताया कि वह डॉक्टर कबीर का क्लिनिक तबाह करके बाहर जाने की फिराक में है। डॉक्टर कबीर ने मरीजों के रिश्तेदारों को सब बताकर उनसे काफी पैसे ऐंठ लिए हैं। किसी को भी उनकी मौत से कोई एतराज नहीं है। क्लिनिक से साना के गायब हो जाने के बाद उसकी गुमशुदगी की 1-2 दिन चर्चा रही। डॉक्टर कबीर वैसे ही परेशान चल रहा था। पता चला कि साना अपने घर नहीं पहुंची है, पर उसके चाचा के पास से कोई खबर न आने पर कबीर निश्चित होकर बैठ गया। साना की मोहब्बत ने रसूल को पूरी तरह बदल दिया था। बचपन से वह डॉक्टर कबीर के साथ था। इस बीच उसके सामने 30 मरीज दुनिया से रुखसत हो चुके थे। जिस किसी को मारना होता था, उसे एक इंजेक्शन दे दिया जाता था। वह पागलों जैसी हरकतें करने लगता था। उसके 12 घंटे बाद डॉक्टर कबीर मरीज को एक और इंजेक्शन लगाता। उस इंजेक्शन के लगाने के कुछ मिनट बाद ही मरीज हिटकर खत्म हो जाता। मौत इतनी भयानक होती थी कि रसूल खुद कांप जाता था। डॉक्टर कबीर मरीज की लाश डेथ सर्टिफिकेट के साथ उसके रिश्तेदारों को सौंप देता था, जिसकी एवज में वह उनसे एक मोटी रकम वसूल करता था। साना की मोहब्बत ने रसूल के अंदर के इंसान को जगा दिया था। 17 लोगों को एक साथ मारना उसके वश की बात नहीं थी। उसने सोचा कि अगर वह पुलिस को खबर करता है तो वह खुद भी पकड़ा जाएगा। यह दरिंदा तो पैसे देकर छूट जाएगा। डॉक्टर कबीर ने क्लिनिक खत्म करने की सारी जिम्मेदारी रसूल को सौंप दी थी। रसूल और क्लिनिक में काम करने वालों को कबीर ने अच्छी खासी रकम दे दी थी। उसी रात क्लिनिक उड़ाना था। डॉक्टर कबीर ने अपनी पूरी तैयारी कर ली। रकम वह पहले ही बाहर के बैंकों में भेज चुका था। $10,000 वह अपने साथ ले जा रहा था। रात 2 बजे उसकी फ्लाइट थी। वह बैठा हुआ बड़ी बेचैनी से तबाही की खबर मिलने का इंतजार कर रहा था। तभी 8 बजे उसके मोबाइल पर रसूल का फोन आया। बॉस, यहाँ एक बड़ा मसला हो गया है। कैसा मसला? जो भी है तुम उसे खुद सॉल्व करो, डॉक्टर कबीर ने उससे कहा। मैं नहीं कर सकता, आपका यहाँ आना जरूरी है, नहीं तो आज रात के प्लान पर अमल नहीं किया जा सकेगा। मैं आपको फोन पर कुछ नहीं बता सकता, रसूल ने बताया। डॉक्टर कबीर ने सोचा आज की रात क्लिनिक बर्बाद होना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को इसकी भनक मिल चुकी थी। कहीं कोई मसला न खड़ा हो जाए। सोचते हुए उसने अपना एक सूटकेस कार में रखा और क्लिनिक की तरफ रवाना हो गया। सूटकेस में $10,000 और अहम कागजात थे। कार उसने क्लिनिक के गेट पर ही खड़ी कर दी। वह रसूल के साथ क्लिनिक के ऑफिस में आया तो ठिठक गया। सामने नर्सें, कंपाउंडर और गार्ड नीचे फर्श पर पड़े थे। डॉक्टर ने रसूल की तरफ मुड़ना चाहा तो उसे कमर में चुभन का एहसास हुआ। कुछ ही देर में वह बेहोश हो गया। उसके बाद रसूल बाहर आया। बाहर वाले गार्ड को भी वह बेहोश करके अंदर ले गया। प्लान के मुताबिक साना भी वहां पहुंच गई। उसने पूछा, सब ठीक है? रसूल ने जवाब दिया, सब पूरी तरह काबू में है। उसने मास्क लगाकर लोगों को एक जगह जमा कर लिया। ये वे जालिम और कातिल लोग थे, जिन्होंने मजबूर और बेबस लोगों को तड़पा कर मारा था। साना ने पूछा, अब इनके साथ क्या करोगे? वही जो इन्होंने दूसरों के साथ किया है। रसूल आगे बोला, चलो साना जल्दी आओ, हमें बाकी लोगों को यहाँ से आज़ाद करना है। चाबियां रसूल के पास थीं। पहले उसने ऊपर के कमरों के लोगों को एक एक कर आज़ाद किया और उन्हें धीमी आवाज में सारे हालात समझा दिए। उन्हें सलाह दी कि अपने रिश्तेदारों से बचकर किसी टीवी चैनल में चले जाओ। जब चैनल वाले तुम्हारी कहानी प्रसारित करेंगे, पुलिस खुद ब खुद मदद को आ जाएगी। सभी 17 मरीज आज़ाद हो गए। इनमें नमिया और समीर भी थे। सारे मरीज डरे सहमे जरूर थे, लेकिन आज़ादी पर खुश नजर आ रहे थे। फिर रसूल ऑफिस में आया, जहां डॉक्टर कबीर और उसके साथी बेहोश पड़े थे। उसने सबकी तलाशी ली। उनके पास हजारों रुपए मिले। वह सब उसने अपने पास रख लिए। डॉक्टर कबीर के सूटकेस से $10,000 निकले, जो उसने सुरक्षित रख लिए। बाकी की सारी लोकल करेंसी मरीजों में बांट दी।
सभी मरीजों के क्लिनिक से निकल जाने के बाद वह ऑफिस के पास वाले कमरे में आया, जहां बड़े बड़े डिब्बे रखे थे, जिनसे एक सुतली निकलकर बाहर जा रही थी। सुतली को आग दिखाकर रसूल साना का हाथ पकड़कर फौरन इमारत से बाहर आ गया, क्योंकि इमारत को जलाकर खाक करने का इंतजाम वह पहले ही कर चुका था। बाहर डॉक्टर कबीर की कार खड़ी थी। उसने सूटकेस उठाकर आग में फेंक दिया। कार की चाबी वह पहले ही ले चुका था। जैसे ही वे दोनों कार में बैठकर कुछ दूर पहुंचे, बड़े जोर का धमाका हुआ। पूरी इमारत आग की लपटों में घिर गई। नमिया और समीर साथ साथ बाहर आए और एक तरफ चल पड़े। समीर ने नमिया से कहा, तुम अभी मेरे साथ चलो। दोनों सोच समझकर कोई कदम उठाएंगे। बाकी के 15 लोग बस में बैठकर एक टीवी चैनल के स्टूडियो की तरफ रवाना हो गए। समीर ने एक टैक्सी रोकी, रास्ते से कुछ खाने पीने का सामान लिया और एक शानदार बिल्डिंग के सामने उतरे। इस बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर समीर का एक शानदार फ्लैट था। दरवाजे पर समीर ने कुछ नंबर बोलकर अनलॉक कहा। दरवाजा क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। यह आवाज से खुलने वाला दरवाजा था। दोनों ने फ्रेश होकर खाना खाया। वहां पहुंच समीर ने नमिया को अपनी कहानी सुनाई। पिता की जमीन पर समीर ने एक हौजरी की फैक्ट्री लगाई थी। धीरे धीरे उसका बिजनेस अच्छी तरह चल निकला। उसने अपने दोनों भाइयों को भी पढ़ा लिखा कर अपने साथ लगा लिया। समीर आमदनी का 1/4 हिस्सा गरीब और मजबूर लोगों में बांट देता था, और 1/4 अपने भाइयों को देता था, जो एक बड़ी रकम थी। पर भाइयों की नीयत बिगड़ गई। बिजनेस पर कब्जा करने के लिए उन्होंने समीर को नशीली चीज पिलाकर उसे डॉक्टर कबीर के क्लिनिक में भर्ती करा दिया। उस दिन समीर ने इतने सालों के बाद नमिया से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। नमिया ने शर्मा कर सिर झुका लिया। सारे मरीज टीवी चैनल के स्टूडियो पहुंचे और जब उन्होंने अपनी दास्तान सुनाई तो पूरे शहर में हंगामा मच गया। आईजी पुलिस ने मीडिया में खबर आते ही उनमें से कुछ मरीजों के रिश्तेदारों के भागने से पहले ही दबिश डलवाकर हिरासत में ले लिया। हजारों की संख्या में लोग टीवी चैनल के स्टूडियो के सामने जमा हो गए। आईजी ने वहां पहुंचकर वादा किया, इन मजबूर और बेबस लोगों को जरूर इंसाफ मिलेगा। जो बीमार है उनका इलाज कराया जाएगा। आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरे दिन यह सारी कहानी आम हो गई। पुलिस डॉक्टर कबीर के क्लिनिक पर भी पहुंची। वहां राख और हड्डियों के अलावा कुछ नहीं मिला। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह किसी भी मरीज को पता नहीं था। नमिया जब दूसरे दिन भी घर नहीं पहुंची तो साजिद, आदिल और हवीना बेहद परेशान हो गए। डर से उनका बुरा हाल था। तीसरे दिन उन्हें नमिया का फोन आया। उसने उन्हें एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। नमिया को सही सलामत देखकर उन तीनों की हालत खराब हो गई। वे सब रो रो कर माफी मांगने लगे। नमिया ने कहा, तुम मेरी औलाद हो, मैं तुम्हें माफ करती हूँ पर एक शर्त पर। कंपनी के 55% शेयर मेरे पास रहेंगे और 45% तुम तीनों के। अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं घर भी तुम्हारे नाम कर देती हूँ। नहीं तो अगली मुलाकात अदालत में होगी। सोचने के लिए 2 दिन का टाइम दे रही हूँ। यह सब समीर का प्लान था। 2 दिन बाद उन लोगों ने इनकार में जवाब दिया, क्योंकि 55% शेयर नमिया के पास होने से वह उन्हें किसी भी बात के लिए मजबूर कर सकती थी। नमिया ने पूरी तैयारी की। नमिया ने सीनियर मनोचिकित्सक से दिमागी तौर पर सही होने का सर्टिफिकेट भी ले लिया। इसके बाद उसने अदालत में केस डाल दिया। समीर पूरी तरह से उसके साथ था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक अच्छा वकील भी उसने कर लिया। उस दिन अदालत में बहुत हुजूम था। नमिया बहुत अच्छे से तैयार होकर आई थी। अदालत में 1 घंटे बहस चलती रही। सबूतों और दलीलों पर जज ने फैसला सुनाया कि नमिया पूरी तरह से सेहतमंद है और अपनी कंपनी बहुत अच्छे से चला सकती हैं। इसलिए तीनों औलादें फैक्ट्री से बेदखल की जाती है। एक बात और ध्यान रखी जाए कि नमिया की शिकायत पर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। तीनों नाकाम होकर अदालत से बाहर निकले। पहले ही उनका इतना पैसा खर्च हो चुका था। वे पैसे पैसे को मोहताज हो गए। नमिया समीर के साथ उसके फ्लैट में चली गई। समीर ने भी अपने भाइयों को 5-5 करोड़ और घर देकर अपने बिजनेस से अलग कर दिया। वे लोग तो इतने डरे हुए थे कि पता नहीं समीर उनके साथ क्या करेगा। पैसे लेकर खुशी खुशी वे अलग हो गए।
दूसरे दिन शाम को चंद दोस्तों की मौजूदगी में नमिया और समीर ने निकाह कर लिया। नमिया को एक चाहने वाला जीवन साथी मिल गया। नमिया ने समीर से कहा, समीर मेरे बच्चे अब बहुत भुगत चुके हैं। उन्हें बहुत सजा मिल चुकी है। इसलिए वह फैक्ट्री में उनके नाम करके सुकून की जिंदगी जीना चाहती हूँ। फिर नमिया ने उन्हें बुलाकर फैक्ट्री उनके सुपुर्द कर दी। पुराने मैनेजर को बहाल कर दिया और शर्त लगा दी कि चौथाई आमदनी गरीब लोगों में बांटी जाएगी। अगर इसमें जरा सी भी गलती हुई तो अंजाम के वे खुद जिम्मेदार होंगे। सारी बातें पक्के तौर पर लिखी गईं। नमिया ने एक धमकी और दे दी कि कभी भी उसकी और समीर की अननेचुरल डेथ होती है तो उसकी जिम्मेदारी उन तीनों की ही होगी। दूसरे दिन नमिया और समीर हनीमून मनाने के लिए एक हिल स्टेशन की तरफ निकल गए। वहां पर नमिया के मोबाइल में कुछ खराबी आ गई थी। माल रोड पर घूमते हुए दोनों एक मोबाइल की दुकान पर पहुंचे। दुकानदार को देखकर दोनों चौंक गए। दुकानदार का भी चेहरा उतर गया। वह जल्दी से बोला, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? कोई अच्छा सा मोबाइल दिखाए। समीर ने कहा। एक अच्छा सा मोबाइल पसंद करके समीर ने पैसे देते हुए कहा, आप हमारे एक पहचान वाले से बहुत मिल रहे हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम नदीम अली है। नमिया ने समीर का हाथ दबाते हुए कहा, मेरा ख्याल है यह वो नहीं है। आइए चलें। शायद आपको गलतफहमी हुई है। समीर ने बाहर निकल कर कहा, नमिया वह रसूल था। आप ठीक कह रहे हैं। पर उसी ने तो हम सबको बचाया है। अब वह बहुत बदल गया है। समीर ने सिर हिलाते हुए कहा, सच कह रही हो। उसे भी तो एक मौका मिलना चाहिए। नमिया और समीर पुरसकून होकर वहां से चले गए एक लंबी और खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।